कि यहाँ मुझे बुलाया और अफसाना सुनाने का मौका दिया। इससे पहले आपका अफसाना और फैसल साहब का अफसाना भी मैं सुन चुका हूँ, एक बार सुनने का मौका मिला है। तो आज एक कहानी है और बहुत लंबी तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी लंबी है, तो इसलिए। अच्छा, नहीं, इरशाद की नहीं, मेरी अपनी है। और ये इतनी गीली भी नहीं है, काफ़ी सूखी और खुश्क कहानी। परिंदे बिल्कुल साकित थे। वो आदमी शीशे पर उंगली से टक टक न किए जाता तो मेरी नज़र उन मुट्ठी पर परिंदों पर पड़ती ही नहीं। मैं वहाँ आता और देखे बगैर गुजर जाता, या फिर ये सब देखता और देखे बगैर आगे बढ़ जाता कुछ और देखने के लिए कि चलती हुई गाड़ी में देखने के लिए हर लम्हे नया मंजर है, फैलता हुआ शहर, चलते फिरते लोग, धूप, इमारतें। इसमें 3-4 चिड़ियाँ एक आदमी के सामने आने के लिए होती ही क्या है? क्या कहना? ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकी और मांगने वालों की यलगार हो गई। गाड़ियों के बीच में से गुजरता हुआ पहियों और हॉर्न से बच बच कर रास्ता बनाता हुआ वो आदमी मेरी तरफ बढ़ा। वो मेरी आंखों के सामने आ गया था, मगर मैं उसे देखते हुए भी देख नहीं रहा था। उसके झुके हुए हाथ में क्या है मुझे अंदाजा भी नहीं था। वो नाखून से शीशे पर चोट दिए जा रहा था और मुंह ही मुंह में कुछ कह रहा था। नाखून की चोट से शीशा टूट नहीं सकता मुझे मालूम था, मगर इस मुसलसल ज़र्ब की खट खट को रोकने के लिए मुझे उससे कहना जरूरी मालूम हुआ, बाबा माफ करो। लेकिन मेरे लफ्ज होठों पर अनकहे रह गए। उसका हाथ तेजी से हरकत में आया और हिलते हुए शीशे से पिंजरा बढ़ा दिया। तीलियों वाले पिंजरे के कोने में वो परिंदे सिमटे सुकड़े एक दूसरे से जुड़े हुए बैठे थे, परों में हवा भरे हुए, जैसे जाड़े की शाम की खुनक हवा में कांप रहे थे। उनकी चोंचें और आंखें भी पूरी तरह नजर नहीं आ रही थी। ले लो बाबू, यही 3 दाने रह गए। उस आदमी के लहजे में इल्तिजा थी, परिंदों की नहीं, उसकी मजबूरी। दाने ले लो, मगर क्यों? इन परिंदों का क्या होगा? मेरे चेहरे पर ताज्जुब के नक्श शायद वाजे हो गए, जो उसने फौरन पढ़ लिए। बेजबान है, दुआ देंगे। बेजबान? परिंदे? मगर परिंदे क्या कर सकते हैं? मैं इनका क्या करूंगा? मेरे जहन के सवाल मेरे चेहरे पर शायद उभर आए। इनको कहीं ले जाकर छोड़ देना, आजाद हो जाएंगे तो दुआ देंगे, जान का सदका हो जाएगा, आई बला को टालेंगे। वो एक के बाद एक गिनवाए जा रहा था, मगर मैंने उसकी तरफ नहीं, परिंदों की तरफ देखा। सिग्नल का रंग बदला और इससे पहले कि पीछे की गाड़ी एक से दूसरा हॉर्न दे, मैंने एक नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने नोट का रंग आंखें फाड़ कर देखा, फिर नोट उसने झपट कर मुट्ठी में भर लिया और परिंदों का पिंजरा अध खुले शीशे में से तकरीबन ठूंस दिया। सिग्नल बदला, गाड़ी चल पड़ी, वो आदमी पीछे रह गया और परिंदों का पिंजरा मेरी गोद में पड़ा हुआ। मैंने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और ट्रैफिक के बहाव के साथ बेम्बिनो सिनेमा की तरफ से मुड़कर बंदर रोड की तरफ आ गया। आंखों के कोनों से मैंने सिनेमा हॉल के पोस्टर्स पर जिंदगी के हजम से बड़े चेहरों और जिस्मों को देखा। हुस्न और दिलेरी के दावे, गैर हकीकी, कौन देखेगा? जेकब लाइन के सामने से गुजरता हुआ गुरु मंदिर की तरफ जाने से पहले पारसी कॉलोनी के उस मकान के सामने से गुजरा, जिसके सूने सूने कटावदार पत्थर और आराइश किसी गुजरे जमाने की याद दिलाते हैं, और लगता है कि जिसे खाली छोड़ दिया गया है। तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। पुरानी नुमाइश अभी आई नहीं थी और मैंने गाड़ी फुटपाथ के साथ करके रोक ली। सीट पर बैठे बैठे मैंने पिंजरा दोनों हाथों से घुमाकर देखा। छोटे से पिंजरे के तीलियों वाले फर्श पर वो तीनों बैठे हुए थे। पिंजरा तिरछा हुआ तो वो एक कोने में सिमट गए। मैंने परिंदों के सर पर हल्के से फूंक मारी। सर के ऊपरी हिस्से वाले छोटे छोटे बालों पर हिले। एक परिंदे ने आंखें झपकी। मैंने पिंजरे का पट खोल दिया। एक भी परिंदा अपनी जगह से नहीं हिला। पिंजरा हाथों में लिए लिए मैं गाड़ी से उतर आया और फुटपाथ पर खड़ा हो गया। कायदे आजम के बाजार की जानिब ट्रैफिक का हुजूम रवा दवा था और कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा था। मैंने पिंजरे को हिलाया जुलाया। वो तीनों एक कोने में सट कर इकट्ठे हो गए, जैसे परों वाली छोटी सी एक गेंद। मैंने पिंजरे में हाथ डाल दिया, एक परिंदे को मुट्ठी में पकड़ कर निकाला और बंद मुट्ठी को हवा में उछाल कर खोल दिया। क्या ये उस परिंदे का दिल था जो मेरी उंगलियों में धड़क रहा था? पहले एक, फिर दूसरा और तीसरा। परिंदे ने पर मारा और हवा में डुबकी भरी और ऊंचा उठ गया। मैं खड़ा देखता रहा। वो एक एक करके शहर के धुआं धुआं आसमान में ओझल हो गया। परिंदों से खाली पिंजरा मैंने वहीं फुटपाथ पर एक तरफ रख दिया। कोई इसे देख ले और उठाकर ले जाए।
और गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ मोड़ दी, मगर वो जैसे मेरे पीछे पीछे चला आया, परिंदे की तरह उड़ता हुआ, पिंजरे की तरह मौजूद शहर के साथ चलता हुआ। फिर मुझे परिंदे दिखाई देने लगे, भांत भांत के बेतहाशा लोगों, और एक के ऊपर एक गिरती पड़ती इमारतों के उस हुजूम में परिंदे बहुत बिखरे हुए थे। अखबार में बच्चों के लिए मुअम्मे की तस्वीर की तरह, जिसके अलग अलग हिस्सों में रंग भरा जाए तो खोई हुई शक्लें दिखाई देने लगती हैं, जो पहले से वहां मौजूद थी मगर दिखाई नहीं देती। लाइन्स एरिया से लेकर गोरा कब्रिस्तान तक और उससे भी आगे आसमान पर चीलें मंडलाती हुई नजर आती, जो कभी नीचे आती और झपट्टा मारकर कुछ ले जाती। कौवे बहुत थे और उनकी आवाज हर जगह सुनाई देती थी। मेरे घर के दीवार पर आकर वो बोलते थे, मगर मेहमान कभी आता तो गोरी बाजार और एल्फिनिस्टन स्ट्रीट की पुरानी इमारतों में कबूतर गुटकते फिरते थे, और धूप के किसी किसी रुख पर इनके परों के नीले, लाजवर्दी, खाकिस्तरी रंग एकदम से चमक उठते। तोतों की कोई डार भी आसमान में गुम हो जाती और उनकी टें टें शहर के शोर में दब जाती, जो कभी थमता नहीं था। आरामबाग की मस्जिद के सहन में कोई खुदा का बंदा सवेरे सवेरे दाना बिखेर देता और गौरैया चिड़ियां फिर दाना चुगने आ जाती और किसी के कदमों की आहट पा लेती तो भर्रा मार के उड़ जाती। मैं देखता का देखता रह जाता। सूना आसमान जो परिंदों से खाली हो गया, एक शहर जिसमें पिंजरे रह गए। फिर से नहीं पड़ा, नस्र है, नज्म नहीं है। उस खाली पिंजरे ने फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उसने मेरे वक्त का अंदाजा लगा लिया था। मेरे घर वापस जाने का वक्त होता तो वो पिंजरों वाला आदमी सिग्नल के आसपास मंडला रहा होता। एक बार, दो बार, चंद बार परिंदे क्या खरीद लिए, मुझे चिड़ियों के लिए तंग करना मामूल बना लिया। और यकीनन उसने अपने दूसरे साथियों को भी बता दिया था कि इस गाड़ी वाले बाबू चिड़ियां छोड़ देते हैं खरीद कर। वो दूर से पहचान लेते और मेरी गाड़ी के गिर्द जमा हो जाते। वो किस्म किस्म के पिंजरे दिखाते जिनमें कई तरह की चिड़ियां भरी होती। मौला दुख बीमारी दूर रखेगा, गरीब मिस्कीन को लेके छोड़ दो, सवाब मिलेगा। वो मेरे सामने इस तरह घिघिया था कि मुझे शक हो जाता, क्या वाकई वो परिंदों की बात कर रहा है। मगर मुझे अब झुंझलाहट होने लगी थी। रोज रोज की ये चिड़ियां कब तक? सवाब का ठेका मैंने ही लिया है, वो खुद क्यों नहीं इनको छोड़ देता? आजादी ही देनी है तो पकड़ते क्यों हैं गरीब बेजबानों को सताने के लिए? छोड़ना ही ठहरा तो शहर में आदमी बहुत हैं। शहर भर में एक मैं ही दिखाई दिया हूं जो मुझे ठगने चले आए हैं, चिड़ी मार। आए दिन के तकाजों से तंग आकर मैंने सोचा पुलिस को इनके पीछे लगा दूं। जाने कहां से चिड़ियां पकड़ लाते हैं और कितनी तकलीफ में रखते हैं कि परिंदे बीमार दिखाई देते हैं। बेजबान फरियाद भी तो करते होंगे। फिर ख्याल आया, पुलिस क्या कर लेगी, यहाँ तो इंसानों के कैदोबंद का हिसाब नहीं। मैंने तहैया कर लिया कि परिंदे अब नहीं खरीदूंगा। इनको आजाद करना अकेले मेरा जिम्मा ही तो नहीं, शहर भर की चिड़ियों के दुख सहने के लिए क्या मैं ही रह गया हूँ, और वो भी दाम देकर? मैं ही क्यों? ऐसे ही एक दिन वो फिर नजर आया। दफ्तर से उठने के बाद गाड़ी विक्टोरिया रोड पर मुड़ी थी कि वो तेजी से कदम उठाता हुआ आया, जैसे मेरे ही आने की घात लगाए बैठा हो। सड़क के मोड़ के साथ गाड़ियों की रफ्तार जहां धीमी पड़ने लगी, वहां से लंबे लंबे तेज कदम भरता हुआ गाड़ियों के बीच में से निकलता हुआ और पहियों से बचता हुआ वो सीधा मेरी गाड़ी की तरफ आया। मैं उसे पहचान गया। मैले बदरंग कपड़े, मोटे मोटे हाथ और उखड़ा हुआ लहजा जो दूर के देहात का सुराग दे रहा था। अब की बार उसके हाथ में एक से ज्यादा पिंजरे थे। मेरी तरफ जो पिंजरा उसने बढ़ाया उसमें मैनाएं थी। 5-6 तो होंगी, मैं उस वक्त तो गिन नहीं सकता था, मगर वो बिल्कुल साकित थी। उनके पास से एक आवाज तक न आ रही थी। अगर कोई हरकत थी तो बस छोटी छोटी सियाह आंखें जो टुकुर टुकुर मेरी तरफ देख रही थी और देखते देखते जरा देर में पलक सी झपक जाती। तुम्हारे वास्ते अलग से रखी है बाबू, लेकर इनको छोड़ दो, उड़ जाएंगी तो बरकत लाएंगी। आज जुमेरात है, भरी मुराद है। वो फिर शुरू हो गया। वो क्या कह रहा था मैंने सुनना जरूरी नहीं समझा। मैंने मैनाओं की तरफ देखा, उसी तरह जेब से नोट निकाला और कुछ कहे सुने बगैर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसकी तरफ फिर देखने की मोहलत नहीं मिली। पिंजरा गाड़ी में फेंक कर वो हवा हो गया। पिंजरे में बंद मैनाएं मेरी तरफ देखे जा रही थी और जितनी देर में उनकी तरफ देखे गया मेरी पलक नहीं झपकी। देखने का ये तार टूटा जब सिग्नल बदला, हॉर्न बज उठे और गाड़ियां चल पड़ी। इन मैनाओं को मैं घर ले आया। मामूली पतली पतली तीलियों का पिंजरा तंग था, मगर मैनाएं एक कोने में सुकड़ी बैठी थी, इसलिए ज्यादा हिस्सा खाली लग रहा था।
कहीं से ढूंढ ढांड कर मिट्टी की पुरानी सकोरी में पानी और एक तश्तरी में सुबह नाश्ते के बचे हुए टोस्ट के टुकड़े मैंने पिंजरे में रख दिए। बेचारी जाने कब की भूखी प्यासी होंगी, मुझे ख्याल आया। मैं पिंजरे के सामने बैठा इनको देखता रहा। इनमें से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिली, यूं ही गुमथान एक दूसरे में घुसी गठरी बनी बैठी रही। मैं इनकी आवाज सुनना चाहता था, इनको खाते पीते रस्ते बसते हुए देखना चाहता था, मगर वो बिल्कुल साकित थी। पिंजरे का पट खोलकर मैंने इसमें हाथ डाल दिया। बढ़ते हुए हाथ में से वो और इसी कोने में से सामानें सुकड़ने लगी। जो सामने थी, इस मैना को मैंने पकड़कर बाहर खींच लिया। उसकी स्याह आंखें मेरी तरफ तक रही थी। इन आंखों में मैं एक बहुत पुरानी आवाज सुन रहा था। मैना की ये आवाज मेरे बचपन से आ रही। घर की दीवार और मुंडेरों पर मैना आनकर बैठती, फिर एक जरा की जरा में फुर से उड़ जाती। मैं अपने कमरे की खिड़की से देखता था। फिर कोई मुझे गोद में उठाकर बाहर ले जाता तो मैं मैना को दीवार पर से उड़कर मुंडेर पर और मुंडेर से फिर न जाने कहाँ उड़ते हुए देखता। उसका घोंसला जाने कहाँ था, मकान की किसी दीवार की दरज में किसी दरख्त पर, और दरख्त भी वहाँ गिनती के थे, मगर मैना के घोंसले का पता ही नहीं था। मैना उड़ती हुई आती और मैना की आवाज आती। इस आवाज को मैंने बहुत बचपन से पा लिया था। चिया आजा, मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया था। बुलाने पर वो चिड़िया कभी पास नहीं आती, लेकिन मैंने उसको बुलाना पुकारना सीख लिया। मैं उसके पीछे दौड़ता हुआ और बोलता तो अम्मी मुझे गोद में उठा लेती। मेरी मुनिया, वो कहती और गुदगुदाने लगती। मैं हंस पड़ता, मैना उड़ जाती। अब जो मैना मेरे हाथ में थी, मैंने उसकी तरफ देखा। उसने आंख नहीं झपकी। फिर मुझे एक और बात याद आई। मैं स्कूल में बैठा हूँ। स्कूल के कमरे में धूप भरी है। मैं बेंच पर हूँ, किताब सामने खुली है और मेरी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। स्कूल की मिस कुछ हैरत से और दबी दबी मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रही हैं, कुछ कह रही हैं। मुझे उनके उस वक्त के अल्फाज याद नहीं है। उस नज्म का सबक याद है जो अब भी उनकी आवाज़ में सुन रहा हूँ। नज़में तो हम स्कूल में बहुत सी पढ़ते थे। रोज सुबह स्कूल की घंटी के बाद लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सारे बच्चे असेंबली हॉल में मिलकर पढ़ते थे। मिस की आवाज़ आगे आगे होती और हम उसके पीछे पीछे दोहराते। इसी आवाज़ में इस पुराने सबक के हिस्से रह रहकर याद आने लगे, मगर याद आने लगे, मैं उन्हें भूला ही कब था। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना। वो आवाज़ जैसे कानों में गूंजने लगी, वो बाग की बहारें, वो सबका चहचहाना। नज़्म के सबक के साथ किताब में एक पिंजरे की तस्वीर बनी हुई थी, जिसमें नीले और काले रंगों से बना हुआ एक भद्दा सा परिंदा था। मुसव्विर ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो परिंदा उदास और गमज़दा बैठा है। अरे बेचारा परिंदा, क्लास में बारी बारी मुख्तलिफ बच्चों से वो नज़्म बुलंद आवाज़ से पढ़वाने और इस तस्वीर वाले परिंदे के बारे में बताने का मुझ पर इतना असर हुआ था कि क्लास में ही आंसू बहने लगे थे। मेरे सिवा कोई नहीं जो उसकी फरियाद सुन ले और इसे आज़ाद कर दे, और मैं खुद कर भी क्या सकता हूँ। वो इस किताब में इस नज़्म में बंद बैठा हुआ है। मेरी अम्मी बताया करती थी कि मैं पिंजरे में बंद परिंदे देख नहीं सकता था, और इस नज़्म को इतनी बार दोहराता था कि अजबर हो गई। जो मुझसे कहता फरफर सुना देता। स्कूल में और घर आने वाले मेहमानों की शाबाश वसूल करता। कहीं कहीं से वो मिटे मिटे से अल्फाज याद आने लगे। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था, और होती मेरी रिहाई ए काश मेरे बस में। वो परिंदे की तस्वीर भी याद थी, और इस नज़्म का वो मिसरा जिस पर परिंदे के आंसू निकलते दिखाई देते। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ। और फिर इससे आगे, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, बीच में से कुछ गायब हो गया है। हाँ, याद आ गया। जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है। दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। गाना इसे समझकर खुश हो न सुनने वाले, दुखे हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। वो नज़्म शायद यहीं तक थी। उस परिंदे के नीले काले बदरंग आंसू इतने अरसे से मुझ में जमा थे, अब वो रुक नहीं सकते थे। मैंने मैना को छोड़ दिया। वो हवा में उठी, फिर उड़ गई। एक एक करके मैंने सारी मैनाएं उड़ा दी। पिंजरा खाली रह गया। खाली पिंजरा हाथों में थामे मैं घर से बाहर निकल आया। बचपन की उस नज़्म के टूटे टूटे अल्फाज अब बीच में से कट कटा कर जहन में पलट रहे थे। कोशिश के बावजूद मैं वो पूरी नज़्म नहीं दोहरा सका। मैंने वापस जाना चाहा, और तभी मुझे पता चला कि अब वापसी मुमकिन नहीं रही। क्या मैं चाबी अंदर भूल आया हूँ जो दरवाज़ा नहीं खुला? ये दरवाज़ा ही कोई और था। वो घर मेरे लिए बंद हो चुका था। वो सब दरवाजे बंद हो चुके थे, और वो पुराने घर मुझे छोड़कर जा चुके थे। जैसे क्लास में मैं रोते रोते सो गया हूँ, और मुझे पता ही नहीं चला कब स्कूल की छुट्टी हुई और बाकी बच्चे अपने अपने घरों को चले गए। उनके पास तो जाने के लिए घर भी थे।
अपने इस बचपन से बिछड़ा हुआ इस तंग रह गुजर में हूँ जिसमें आगे ही सरक सकता हूँ। एक रुख है जिस पर मुझे चलते चले जाना है। घर के बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई। आसमान का रंग गदला और मटियाला था। इस पर बहुत आगे तक चीलें उड़ रही थी। जाने कहाँ ये बिजर्टा लाइन है या बंदर रोड, इससे फर्क भी क्या पड़ता था। सारी जगह एक जैसी थी और उनके सामने मेरी बेचारगी, बेसरो सामानी, इनमें कोई कितना भी आगे जा सकता है, फिर घूम फिर कर वापस आना होगा। ये जैकब लाइन, बोरी बाजार, रामस्वामी, कश्मीर रोड, ये तीलियां हैं उस पिंजरे की जो किसी को नजर नहीं आता और मेरे चारों तरफ लटका हुआ है। इसके एक कोने में सिमट सुकड़ कर दिन बिताना है, आंखें झपकाए बगैर। महान उस नज़म का आखिरी शेर ज़हन में उभरा, आज़ाद मुझको कर दे वो कैद करने वाले, मैं बेज़बां हूँ कैदी, तू छोड़ कर दुआ ले। मगर मुझे आज़ाद कौन करेगा? मुझे तो किसी का हाथ अपने पिंजरे के बाहर नजर नहीं आता। कोई मेरे लिए इस आसमान को फैला दे, ये ज़मीन मेरे लिए छोटी पड़ रही है। कुछ नहीं तो इस पिंजरे को वसी कर दे। शायद ये किसी के इख्तियार की बात नहीं। पिंजरे में बंद चिड़िया का अपनी फरियाद पर इख्तियार है, न दिल के धड़कने पर। फिर मुझे ख्याल आया, जब वो नजर न आने वाला हाथ पिंजरे से घसीट कर बाहर निकालने के लिए मेरी तरफ बढ़ेगा तो उसकी मुट्ठी में बंद धक धक धमक हो रही होगी। क्या वो मेरे दिल के धड़कने की आवाज होगी? मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मेरे सवाल का जवाब कहीं नहीं था। अपने ऊपर बंद हो जाने वाले दरवाजे के सामने बैठे रहने से कोई फायदा नहीं। मैं इस दरवाजे के सामने पोर्च में खड़ा हो गया। मैंने अपने दोनों बाजू पंख की तरह फैला दिए और गहरे गहरे सांस भरने लगा। जब तक पिंजरा मेरी तलाश में मुझ तक दोबारा पहुंच नहीं जाता, तब तक मेरी आज़ादी है। जितनी देर इसे सीने में उतार सकूं उतार लूं। पिंजरे की तीलियां अगर टूटती नहीं हैं तो टेढ़ी तो हो जाएं, मेरे बस में बस इतनी रिहाई है। मैंने घर की दीवार पर से झांक कर देखा। शाम ढल रही थी और दरख्तों में बसेरा करने वाले परिंदे शोर मचाए जा रहे थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बहुत खूबसूरत अफसाना था। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, फैसल फरानी की मेज़बानी में ये बिलाशुबा एक यादगार नशिस्त है। इतने साले कभी नहीं सुने फैसल फारानी की मेज़बानी अभी मुकम्मल नहीं हुई, आप तसल्ली जी, मेज़बानी का वक्फा हुआ चाहता है और हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। बहुत अच्छा अफसाना था। क्या बहुत आपका कैमरा किधर है? ये मेरे अंदर डाल लेती ये लीजिए। खाना खा के